आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 18वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत जारी है। ये वो अशरा है जिसमें अल्लाह ताला अपने गुनहगार बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक मैं माफ़ करने वाला हूँ, उसके लिए तुम तौबा करो, ईमान लाओ, नेक अमल करो। ये अशरा तमाम मुसलमानों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। इस अशरे में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें और अपने गुनाहों को माफ़ करवाएं। आज की नशिस्त में हम अशरा मग़फ़िरत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मेहमानों का तारुफ़ आपसे कराऊँ। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर इनाम दानिश, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और अगर दिल की बीमारियों के हवाले से हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो आपको पहला ताल्लुक़ HR डिपार्टमेंट से पड़ता है। अक्सर लोग उसमें गलतियां भी करते हैं, इसीलिए आज हमारे साथ HR एक्सपर्ट फ़ातिमा हबीब मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमात दी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। और बात करते हैं डॉक्टर इनाम दानिश से। मुझे अच्छी तरह याद है डॉक्टर साहब जब इससे पहले हमारी नशिस्त में आए थे तो उनके बराबर में एक डॉक्टर मौजूद थी और उन्होंने जब बताया कि मैंने किताब लिखी है तो उन्होंने कहा आप ही हैं डॉक्टर इनाम दानिश। डॉक्टर साहब आपने मेडिकल के ऊपर बुक भी लिखी। एक तो ये बुक लिखने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि जो हमें मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि हम आखिरी दिनों में डॉक्टर साहब की बुक पढ़ के पास होते हैं और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ क्यों मेडिकल बुक्स के राइटर कम क्यों हैं? एक्चुअली ये है कि हम देख रहे हैं जो बुक्स होती हैं बाहर की जो बुक्स हैं मोस्टली इंटरनेशनल बुक्स पढ़ी जाती है, वेस्टर्न बुक्स पढ़ी जाती हैं हमारे यहाँ। उनको लेंदी लिखा जाता है ताकि पेपर ज़्यादा यूज़ हो, मोटी बुक नज़र आए, ज़्यादा डॉलर में वो सेल हो सके। ओके। कॉन्सेप्चुअल कम होती है। मेरी कोशिश ये थी कि मैंने जब 1000 बुक्स पेज की बुक पढ़ी तो कितना रिटेन मैं कर सका, नहीं कर सकता था। तो मैंने इस तरीके से बुक लिखने का एक कॉन्सेप्ट आया कि जो मुझे प्रॉब्लम वो सबको प्रॉब्लम। तो हर साल मैं जब पढ़ता गया, आगे निकलता गया, एक बुक लिखता गया और ये अल्लाह का शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड जो है वो बुक्स पढ़ी जाती हैं और मेडिकल स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो बुक लिखना मुश्किल काम है। एक तो पहले आप खुद कॉन्सेप्ट लें, फिर उसको प्रिसाइज करें और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन कि आपने जितना पढ़ा है वो काम भी तो आना चाहिए ना एग्जाम के अंदर। ऐसा ना हो कि आपने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, ये भी सही नहीं। तो पाकिस्तान में ऑथर इसलिए कम है कि एक तो जो पब्लिशर हैं वो ऑनेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो रॉयल्टी जितनी मिलनी चाहिए वो नहीं। अगर फॉर एग्जांपल मेरी 10,000 बुक सेल हो रही हैं तो मुझे बताएंगे आपकी 4,000 सेल हुई हैं, ताकि रॉयल्टी जो है वो कम। दूसरे ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त पेपर बहुत महंगा है तो बुक पब्लिशिंग भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, जबकि बाहर से जो बुक्स आती हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होता है। तो बाहर से जो बुक्स आती हैं वो सस्ती हैं। पाकिस्तान में बुक प्रिंटिंग कराना बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, जो आपने बताया कि जो इंटरनेशनल उस पर बुक्स लिखी जाती हैं वो मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो ये एक वो होता है कि जो मोटी बुक होगी वही करामद होगी। नहीं, एक जहन बनाया हुआ है बिला वजह लोगों का। उसमें पेजेस चूँकि ज़्यादा मोटी नज़र आएगी तो आप ज़्यादा प्राइस में सेल कर सकते हैं, ये होता है। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने जो बुक लिखी है उसको बिल्कुल पढ़ के जो है हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि हम आखिरी दिनों में पास होते हैं। तो डॉक्टर साहब उस बुक को अगर हम भी पढ़ें तो कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि हमें अक्सर ये होता है कि सेल्फ मेडिकेशन का बहुत शौक होता है बहुत सारे लोगों को, तो ये तो नहीं होता होगा कि बुक पढ़ पढ़ के खुद ही इलाज भी कर रहे हैं। नहीं, ये तो असल में उसमें टर्मिनोलॉजी चूँकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है और वो आप नहीं समझ पाएंगे, तो वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ दिल की बीमारियों की जानिब। डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आजकल एक तो हम ये देख रहे हैं कि यंग लोगों को भी हार्ट की इश्यूज़ आ रहे हैं, वरना पहले कहते थे कि ये बहुत एक एज में जाके इश्यूज़ आते हैं। अभी जो इतनी यंग एजेस में हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ ये इशू आ रहा है, इसके रीजंस क्या हैं? क्या ये है कि बाहर का फूड हम खा रहे हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं है? आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप तो डेली बेसिस पे ऐसे पेशेंट्स देखते होंगे? हम अमूमन डिवाइड कर लेते हैं कि 40 ईयर्स से कम या 40 ईयर्स से ज़्यादा के जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो 40 ईयर्स से कम जो है 40 साल के से कम लोगों को जो हार्ट प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं यंग लोगों में हार्ट प्रॉब्लम हो रही है। इसके सबसे बड़ी रीज़न जो है हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाद स्मोकिंग का नंबर आता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा है, 20 साल की एज में सबको कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि हम इनएक्टिविटी है कि हम बिल्कुल चलते नहीं हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म हो गई है,
जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब तो ऑनलाइन बच्चे घर बैठे बैठे पिज़्ज़ा और ये वो वगैरह हाँ, वगैरह यही सब चल चीज़ें रहा है मंगवा अभी लेते हैं। पहले लोगों की एक्सेस इतनी नहीं थी फूड की, अब तो ये कि कॉल करते हैं और सारी वो चीज़ें कई दफ़ा तो हमें पता चलता है बच्चे ने ऑर्डर कर दिया, पैसे देने। हाँ, हमें भी नहीं पता Mostly होता यही ऑर्डर हो होता भी गया है। यही होता है, मोस्टली यही होता है। तो रीज़न आप ये बता रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और सेकंड ये कि स्मोकिंग अच्छा, जो बहुत कम। कोलेस्ट्रॉल का इशू होता है अमूमन, क्योंकि इसमें 12 आवर्स की फास्टिंग होती है, तो अब इस वजह से लोग ज़रा कराने में थोड़ा कतराते भी हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हैं कोलेस्ट्रॉल के? हमें पता चल जाएगा अब हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट भी गलत है कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल है। नहीं, पतले लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी मैंने देखा है। तो इसके सिम्टम्स हैं कुछ? नहीं, कोई सिम्टम ये नहीं। टेस्ट जब ही आप कराना चेक कराते हैं तभी मालूम होगा। कोई सिम्टम नहीं है हाई कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है जी, तो टेस्ट कराना ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल किसी को भी हो सकता है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका वेट ज़्यादा है कम है। कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहें और उसके बाद जो है फिर ज़ाहिर है जो भी होता है वो डॉक्टर से रब्ता करें। फातिमा, आपकी जानिब आते हैं। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि कहीं भी जाते हैं तो पहले हमें एचआर से गुजरना होता है किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। बिल्कुल ऐसे है। सबसे पहली चीज़ आती है आप लोगों के पास सीवी। हमारे यहाँ लोग सीवी बनाते वक्त क्या मिस्टेक करते हैं कि जब वो किसी अच्छे एचआर में जाते हैं, मतलब किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो जो एचआर के मैनेजर्स होते हैं वो सीवी देखते ही बोलते हैं कि नहीं भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। देखिए, सीवी का कंस्ट्रक्टिव होना बहुत ज़रूरी है और बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम लोग मतलब ऐड कर देते हैं जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट होती है। आपके सीवी में जो बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं वो आपकी स्किल्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है और आपका क्वालिफिकेशन है, एंड दैट्स इट। उसमें हॉबीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें इररेलेवेंट डेटा डालने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, जब आप पास्ट में कोई काम कर चुके हैं, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको आपने मेंशन भी उसी तरह करना है और उसमें आपने अपनी अचीवमेंट्स ऐड करनी होती हैं कि आपने उस कंपनी के साथ रहकर उनको क्या दिया। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम देखते हुए एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पर हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हम करते क्या है, हम उसमें ये चीज़ें डालने की बजाय उसको भर के 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस का कर देते हैं, जो कि मैं समझती हूँ वो सिर्फ रद्दी में जाता है। आपको चाहिए ये कि आप उसमें अपनी कोर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको मेंशन करें, आपने ऑन द प्रोसेस जो स्किल्स आपने अचीव की हैं। ज़ाहिर आप जब एक्सपीरियंस ले रहे होते हो तो आपके स्किल्स भी उसके साथ साथ ऐड ऑन हो रहे होते हैं। इवन अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली आपने जो सीखा है अपने एजुकेशन में, उनसे भी तो आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे होते हो, तो आप उनको हाईलाइट कीजिए। ये आपकी जो है आपकी खासियत बनेगा, उसमें आपकी शख्सियत उसी में ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन होना शुरू हो जाएगी और आपका जितना कंसाइज सीवी होगा उतनी जल्दी पढ़ा जाएगा, उतनी जल्दी उसका इम्पैक्ट छोड़ेगा वो। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत से लोगों का कि जितनी हमारी सीवी में पेजेस ज़्यादा होंगे उतने हम एक्सपीरियंस माने जाएंगे, ये गलत है? बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। आप जब अप्लाई कर रहे होते हैं और अगर आप फ़र्ज़ करें आप एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, मगर आपने किसी टाइम पे बैक एंड पे कोई और काम ऐसा किया है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है या कुछ है, उसको आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। Okay. आप अपने रोल को डिफ़ाइन करें अपने सीवी में, जो कि आपके उस रेलेवेंट जिस जॉब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करें उससे सूट करे, उसे मैच करें। अच्छा, जैसे लोग ज़ाहिर है अगर मिसाल के तौर पे कोई राइटर के लिए अप्लाई कर रहा है फॉर एग्जांपल कि भाई राइटर है, लेकिन वो लिख देगा मैंने किसी ज़माने में प्लम्बरी का भी काम किया था, मैंने ये भी किया था, इसकी ये गलत ज़रूरत होता नहीं, है? बिल्कुल गलत है। आपका पोर्टफोलियो बनता है ना, ये आपका एक प्रोफाइल है, एक पोर्टफोलियो है जिसके बिना पर आप एक जगह अप्लाई कर रहे हो। अब आप राइटर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप बैक एंड पे लिख रहे हो कि मैं कभी कुछ और था, XYZ जो भी, बिल्कुल। तो वो उसके साथ रेलेवेंस नहीं जुड़ती। हम जब देख रहे होते हैं सीवीज तो आपको इतने सीवीज आते हैं और हमें उनको क्रॉस मतलब जल्दी जल्दी देखना होता है, उसमें से हमें डिसाइड करना होता है। जितने ज़्यादा पेपर्स होंगे उतना टाइम कंज्यूम होगा, वो पेपर रद्दी में चला जाएगा। सो आपको चाहिए ये कि आप कंस्ट्रक्टिव सीवी बनाएं ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छा हो। अपना ईमेल प्रॉपर ड्राफ्ट करें। ईमेल ड्राफ्ट करना भी इक्वली उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक सीवी भेजना है। सब्जेक्ट लाइन को मेंशन करना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। बहुत से लोगों की ईमेल बड़े फनी होते हैं, बिल्कुल तो होते क्या हैं। ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है एचआर में? सपोज स्मार्ट बॉय 25@yahoo.xyz, तो अगर इस तरह से ईमेल आए तो क्या उसको कंसीडर किया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज आपका एक प्रोफेशनल एक ईमेल होना बहुत ज़रूरी है आपके अपने खुद के नाम के साथ, जो आपकी एक शनाख्त है जो कि आप आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते हो ऑब्वियसली। तो उसके बगैर अगर आप आओगे और आप किसी भी तरह का नाम रख दोगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा और उसके बाद हम उसको सीरियसली भी नहीं देंगे। ईमेल, मैं कह रही हूँ, ईमेल आईडी से लेके ईमेल ड्राफ्टिंग तक, सब्जेक्ट लाइन तक और आपके सीवी तक, ये एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपका एक कवर लेटर तैयार होता है। इन सेंस कवर लेटर कह लें या आपका ईमेल ड्राफ्टिंग कह लें, उसी हिसाब से आपके सीवी को भी आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब मैं एक HR प्रोफेशनल हूँ और मैं मार्केटिंग के लिए अगर कहीं अप्लाई कर रही हूँ
मेरा पूरा अगर HR करियर उसमें दिख रहा है तो वो मुझे क्यों कंसिडर करेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बेसिक कॉमन सेंस है ये जिसको हम देखिए, ये neglect वो करते चीज़ें हैं। हैं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं हमने जी CV ड्रॉप की हुई है लेकिन हमें जवाब नहीं आ रहा। तो भाई ये जो 4-4, 8-8 पेजेस लिख देते हैं ना कि हॉबी में मुझे शौक है म्यूज़िक का, बास्केटबॉल का, वो आपको वहाँ पे उसने नहीं खिलवानी है। उसने आपसे वो काम लेने और जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस लिखें। ये भी नहीं कि जो पिछले 5 साल पहले आप काम किया करते थे कि पहले मैं टीचर भी था, उसके बाद फिर मैंने फुटबॉल खेली, फिर मैंने क्रिकेट खेली, फिर मैं डॉक्टर बन गया। इस तरह की चीज़ें ना लिखें, जो रेलिवेंट चीज़ें वो लिखें। और ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आप भेज रहे हैं वो ईमेल आईडी आपके नाम के साथ प्रॉपर हो। स्मार्ट बॉय, फलाना ढिमकाना ये ना करें, तभी फिर कॉल नहीं आती। और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। ज़ैनब ये बताएं क्या बना रही हैं आज? मैं बना रही हूँ गार्लिक हनी विंग्स। गार्लिक हनी विंग्स, विंग्स, जी। ठीक है, ये मैंने सुना है पहले भी। किस तरह बना रही हैं आप? मैं बस अभी चिकन को जो है विंग्स को जो है अदरक लहसुन के साथ थोड़ा सा भून रही हूँ और डालडा कुकिंग ऑयल में मैं इसको फ्राई करूँगी, जो कि 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का डालडा पर बेहद भरोसा रहा है, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। डालडा का रमज़ान 250 रुपये तक की बचत के साथ डालडा का रमज़ान जहाँ मामता वहाँ डालडा, और डालडा डाल भी दीजिए आप। डालडा हम डालेंगे, डालडा में डाल के फ्राई करेंगे इसको, ठीक है, अच्छी सी फ्राइंग करेंगे। बाकी सारे स्पाइसेस यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे चॉप्ड लहसुन रखा हुआ है, क्रश चिलीज हैं, केचप है, हनी है। इसको सबको हम डालेंगे और फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और अच्छा, फिर तो क्या अपने ये मेहमानों मीठा के मीठा साथ होगा? खाएंगे। नहीं नहीं, बहुत मजे का होगा। मीठा मीठा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मीठा मीठा नहीं होगा। बस अभी इसको हम जर्दे थोड़े की से- फीलिंग तो नहीं आएगी? कुछ मीठा बिल्कुल मीठा भी खा नहीं रहे हैं। आएगी, बहुत मजे का, आप खा के देखिएगा। ठीक है जी। अच्छा फातिमा, ये बताएं, आप माशाल्लाह HR में तो बड़ा काम कर रही होती हैं, लोगों को चेक कर रही होती हैं, भाई तुम में ये प्रॉब्लम है या ये है, ये है। आप कुकिंग करती हैं? कर लेती हूँ। क्या क्या बना लेती हैं आप, ये बताएं। अब तक सब कुछ बनाना आ गया है, सब कुछ बनाना आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे क्या चीज़ है जो घर वाले या कोई भी कहता है कि भाई आप बहुत अच्छा बनाती हैं? बिरयानी है, पुलाव है, चाइनीज़ है, पास्ता है। अच्छा, वैसे ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारी तरह के वो देसी फूड लवर्स होते हैं। आप ज़्यादा स्पेशलाइज किस में आपने किया हुआ है, देसी में या फिर ये? पर्सनली मुझे देसी बहुत पसंद है। हाँ, वही अच्छे रहते हैं। स्पाइसी, मज़ेदार, वो अच्छे लगते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई सहरी में पास्ता खाने की फरमाइश कर रहा हो? ऐसे हमारे पास लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं सहरी खाते में भी हैं पास्ता खाना है। पास्ता, खाते भी हैं। मतलब सहरी जो में ये पास्ता सब नहीं कौन खाता? खाता तो वो ये खाता है, पास्ता भी खाते हैं, लजानिया भी खाते हैं। तो आप क्या नहीं खाती, जरा बताएं आप। इनसे पूछो ना, चिकन कौन खाता है, सब्जी कौन खाता है, फिर क्या नहीं, खाएं? सब्जी खाते हैं। मैं चिकन नहीं, मैं मतलब मीट नहीं खाती, मैं मीट लवर नहीं हूँ, तो मैं नहीं खाती इसलिए मीट बस। तो आप नहीं खाती हैं तो कोई भी ना नहीं, खाए। सब खाएं, बहुत शौक से खाएं। मैं आप लोगों के लिए तो बनाती हूँ। ठीक है। और अच्छा, किसके लिए वैसे बनाती हूँ? फातिमा, खाना बनाना मुश्किल काम है, आसान है? आपके ऊपर है। अगर आपको शौक है तो बहुत आसान है, आपको शौक ही नहीं है तो फिर आपको मुश्किल लगेगा। तो कभी आपको टास्क दिया जाए कि जी 25 लोग आ रहे हैं, बना लेंगे? बना लूँगी, 25 लोगों का ही बना लेंगे? मज़े से बना लूँगी। क्या बात है आई भाई। लव होस्टिंग, मुझे अच्छा लगता है घर पे मेहमान आए, रौनक हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, मैं देखिए रौनक तो अच्छी बात है, खाना भी पकाना पड़ता है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। और वाह भाई, जो है अपने प्रोफेशन के साथ ये कुकिंग भी कर लेती हैं, वरना कुछ आते हो बोलते हैं हमें कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। डॉक्टर इनाम दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन होती है कि कुछ लोगों के मैदे में मसला होता है, लेकिन उनके जहन में आ रहा होता है जी कोई हार्ट का इशू तो नहीं हो गया। अगर किसी को ये जहन में आ रहा हो कि जी मुझे हार्ट का कोई इशू हो रहा है या उसको ऐसा फील हो रहा हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये कि डॉक्टर से कांटेक्ट करें और अपनी असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट ये कि रिस्क फैक्टर कितने हैं। अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, स्मोकिंग, तो ये हाई रिस्क लोगों में आ जाते हैं। तो जिनका रिस्क फैक्टर मौजूद है उनमें रिस्क भी, चांसेस भी ज़्यादा हैं। अब फिर ये है कि एक कन्फ्यूजन ख़त्म करनी है कि आया हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो एक टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को ये रिस्क फैक्टर हैं उनको एक कैल्शियम स्कोरिंग एक टेस्ट होता है, जस्ट लाइक CT स्कैन होता है। तो कैल्शियम स्कोरिंग अगर करा लें तो एक आइडिया हो जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई या नहीं। ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट कराने के बाद कितने टाइम के लिए फिर इस वहम को भूल जाना चाहिए? अगर रिस्क फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर तो ज़्यादा, लेकिन हर 3 से 5 साल के बाद जो है ये टेस्ट करा लेना है, कोई मसला नहीं है। 3 से 5 साल बाद करा लें। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में जाओ तो वो ट्रॉपाई कर देते हैं। कुछ कहते हैं कि जाके आप अपना दूसरा टेस्ट करा लें, और ख़ास तौर पे जब भी कोई जाता है उसको इशू हो रहा होता है, BP बड़ा होता है, तो ट्रॉपाई करा लेते हैं। ये ट्रॉपाई की कहानी क्या है? इससे पता लगता है कि जी हार्ट अटैक आने वाला है, अभी इतना दूर है, इतना करीब है, इसका चक्कर क्या है ट्रॉपाई? नहीं, ट्रोपोनिन आई ये एक एंजाइम है, जब हार्ट अटैक हो जाता है उसके बाद ये रिलीज़ होना शुरू होता है, कई घंटे के बाद रिलीज़ होता है, तो ब्लड के अंदर आया था। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम काफ़ी देर से चल रही होती है,
अचानक जब सीवियर पेन होता है वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उस वक्त तक ड्रॉप आ जाता है ब्लड के अंदर। तो कभी ऐसा होता है ईसीजी में नहीं है लेकिन ब्लड में आ जाता है, तो इस तरीके से पिक हो जाता है पेशेंट। अच्छा, और ये जो इको का मशवरा दिया जाता है कि भाई इको करा लें, अक्सर लोग इको करवाते हैं, तो इको से कुछ नहीं होता, पता नहीं चलता? एको का जो बेसिक पर्पज़ है वो तो ये है कि हार्ट अटैक होने के बाद कितना हार्ट डैमेज हो गया है, ये है बेसिक पर्पज़। लेकिन कभी कभी ये होता है कि एंजाइना के दौरान भी एको के अंदर पॉजिटिव फाइंडिंग आ जाती है, यानी कि इमरजेंसी के अंदर अगर एको की मशीन आप रखें तो वो भी असेस कर सकती है कि एंजाइना अगर हो रहा है तो हार्ट का वो पोर्शन कम काम कर रहा होता है, जहाँ पे ब्लड कम जा रहा है वो पोर्शन कम काम कर रहा होता है, जिसको हम हाइपोकाइनेजिया कहते हैं। तो आइडिया हो सकता है एको करने से भी। अच्छा, और ये जो अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, अब वो पता नहीं डॉक्टर होते हैं नहीं होते, ये बातें बता रहे होते हैं जी हार्ट अटैक आए तो ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दें, या अलग अलग किस्म की रेमेडीज़ बता रहे होते हैं। ये इसमें कोई सदाकत है कि अगर किसी को खुदा न खास्ता घर में कुछ इमरजेंसी में ऐसा हो तो फिर क्या करे, खांसने लगे? नहीं, इसमें ये है कि अगर किसी को रिस्क फैक्टर है तो उसको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हार्ट अटैक हो सकता है। ख़ास तौर पर डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या स्मोकर है, तो उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि ये हो सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो एस्प्रीन है कि एक टैबलेट एस्प्रीन चबा लें, पानी से ना खाएं, च्यू कर लें, ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है। उसके बाद अगर किसी को चेस्ट पेन है तो एस्प्रीन चबा लें। अब ये है कि कुछ लोग घर में रखते हैं एंजिसिड, जो ज़बान के नीचे टैबलेट रखी जाती है, वो भी अगर ब्लड प्रेशर आपका 90 से ज़्यादा है, यानी कि ऊपर का ब्लड प्रेशर 100 के करीब है तो ले लें, अगर 100 से कम ब्लड प्रेशर है तो ना लें, क्योंकि ज़बान के नीचे टैबलेट रखने से बीपी लो होने के चांसेस हैं। तो सिर्फ इस हद तक है कि एस्प्रीन लें और जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल लें। जहाँ तक खांसने का ताल्लुक है, कुछ लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट ब्लॉक हो रहा होता है, यानी कि हार्ट रेट कम हो जाता है, तो उसमें खांसने से फ़ायदा हो सकता है। सबको नहीं होगा, 10-20% लोग ऐसे हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। पल्स चेक कर लें, अगर किसी की हार्ट बीट जो है स्लो है, 40 आ रही है, 50 आ रही है, 30 आ रही है, उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जिनकी हार्ट बीट नॉर्मल है, 60 है, 70 है, 100 है, उनको फ़ायदा नहीं होगा। उनको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होती हैं जी, क्योंकि अक्सर हम सुन रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है डॉक्टर इनाम दानिश हैं तो हमने कहा ये सारी चीज़ें क्लियर कर लें। अच्छा फ़ातिमा, ये आपने CV के बारे में हमें बताया, कुछ और चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये होती है कि जब भी इंटरव्यू के लिए आता है कोई बंदा, तो बेसिक क्वालिफिकेशन तो होती है उसकी, उसके अलावा एक्सपीरियंस भी होता है, क्या उसके अलावा और भी कुछ चीज़ नोटिस होती है? आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी एनालिसिस भी लिया जाता है। बहुत सारी जगहों पर सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ CV का इम्पैक्ट होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपका वेल प्रिपेयर्ड आना बहुत ज़रूरी है। आई ऑलवेज़ एडवाइज़ एवरीबडी कि जब आप जा रहे हैं तो जाने से पहले आप कंपनी के बारे में स्टडी कर लें कि कंपनी क्या कर रही है, अपने रोल को थोड़ा समझ लें जाने से पहले, ताकि आपको पता हो उससे रेलिवेंट अगर आपसे सवाल किया जाए तो उस वक्त आप जोन आउट ना हो, ब्लैंक ना हो। एक आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से उस जगह पे अपने आप को एज अ पर्सन प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा, जुड़ जाते हैं। अक्सर क्या एक मूवी में दिखाया था कि जी बड़ा बोल्ड उन्होंने अपना वो दिखाया था रवैया, तो उन्होंने कहा कि सैलरी कितनी लोगे भाई। तो क्या ऐसा होता है कि अगर आप HR में आके अपने आप को बहुत बोल्ड दिखाएं, बड़ा ब्लंट दिखाएं, तो बड़ा इंप्रेस होते हैं HR वाले? देखिए, स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकली भी, प्रोफेशनली भी, और बात करते हुए आप किस तरह से आप अपने आप को पिच करते हो, वो चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल है, मगर ऐसा भी नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं वो मूवी है, ये रियलिटी है। अच्छा, ड्रेसिंग का कितना इम्पैक्ट होता है? बहुत ज़्यादा। ड्रेसिंग का क्या, वैसे जब भी कोई जॉब के लिए आए, अब बहुत से लोगों की जॉब उसकी नेचर वो नहीं होती कि जिसमें उसने टाई या शर्ट या कोट में आना है। सपोज अगर एक बंदा एज अ एडिटर के लिए आ रहा है, मैं अपनी फील्ड की मिसालें दे रहा हूँ फिलहाल तो, या एज अ डायरेक्टर आ रहा है, क्रिएटिव डायरेक्टर है, तो वो भी ये कोट पैंट टाई ये लगा कर आए? देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो उसका एक ड्रेस कोड है और आपको उसको प्रोफेशनली कैरी करना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जहाँ तक अगर आप बात कर रहे हैं आर्ट की या मीडिया फील्ड की, सो आई थिंक अ गुड ड्रेस पैंट और पोलो शर्ट वुड डू, बट ऑब्वियसली आपको प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है। हम बहुत लीनियंट होके और कैजुअली जब अगर आ जाते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी खुद भी कैसे जस्टिफाई करेंगे, आप खुद को भी कैसे मिरर में देखेंगे। सो इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ये तमाम चीज़ें होती हैं भाई, ये कुछ चीज़ें होती हैं वो सिर्फ फिल्मों की हद तक होती हैं। इस पर से मैंने कहीं सवाल कर लिया क्योंकि अक्सर लोगों ने वो फिल्म देखी, उसके बाद गए और जाके इंटरव्यू दिया और रिजेक्ट हो के आ गए। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल्ड होना भी आपका कि हर बात आप एकदम स्ट्रेट बोल दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप जॉब करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो फेस भी करनी होती हैं। अच्छा सर, एक लिंक्डइन एक वो है, प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा
प्लेटफॉर्म है वो क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होती हैं, लोग प्रोफेशनल जिसे हम कहते हैं एक साइड है। लेकिन वहाँ पर हम सुनते हैं कि फेक जॉब्स भी आती हैं बहुत बिल्कुल सारी। ऐसा है। तो इस सूरत हाल में हम किस तरह पहचानें कि ये जॉब फेक है या रियल है, क्योंकि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। देखिए पहले तो ये एक एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप कोई जॉब पोस्ट कर रहे हो तो तमाम उसके जो वैल्यूज़ हैं उसमें आप इंटीग्रेट करें कि उसके अंदर आप बताएं कि कहाँ जॉब है, कंपनी का नाम मेंशन होना चाहिए, किस पोर्टफोलियो के लिए आप जो है वो जॉब के लिए चाह रहे हैं, आपने ऐड पोस्ट किया है, टाइमिंग हो, जगह, लोकेशन। हम अगर आपको इजीली अगर स्कैन करना है कि ये जॉब स्कैम तो नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा एक सिंपल आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि वो बस ये लिख देते हैं असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड, प्लीज़ डीएम मी। डीएम में आप खुद इमेजिन करें कितने लोग आपका सीवी देख लेंगे। कौन प्रोफाइल पे बैठ के अनगिनत सीवीज को जो है वो इवैल्यूएट कर सकता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू वो गुजरते हैं, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक एंगेजमेंट पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा वो और कुछ नहीं होता। तो उस पर जाके डेस्परेटली कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपको कभी रिस्पॉन्ड करेंगे भी नहीं। जब आपके लिए एक जॉब पोस्ट होती है तो उसमें वो तमाम डिटेल्स आपको दी जाती है, मार्केट कंपैटिटिव सैलरी बताई जाती है आपको बताया जाता है कि वो किस लोकेशन पे है, कंपनी का नाम क्या। ये चीज़ें हिडन करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप कॉन्फिडेंटली एक जॉब के पोस्ट को वहाँ पर जो है अपलोड कर रहे होते हैं। तो ये वो डिफरेंस है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमूमन आवाम ये समझती है कि अगर ये लिख दिया गया है कि मुझे डीएम कर दो तो मुझे इसका मतलब है ये जो है मुझे रिस्पॉन्ड कर देंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जहन में आई कि हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो सपोज़ हमारी सैलरी एक जगह 60,000 है और हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम लिखते हैं कि जी हमारी इस वक्त सैलरी यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं यहाँ 1,20,000 है और आपसे 2 लाख चाहिए। तो क्या HR टू HR ये कोई होता है वेरीफाई करने का, या बस जो लिख दो ठीक है उसी पे नेगोशिएशन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अच्छी एक जो कंपनी होगी वो प्रोफेशनली आपका पूरा बैकग्राउंड चेक करेगी, जिसमें ऑब्वियसली आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से भी सारी मालूमात ली जाएंगी। तो ऐसा हो नहीं सकता ना कि इसको आप इस तरह से फेकली रिप्रेजेंट करें। देखिए हक हर एक का है सैलरी अच्छी मांगने का, बट दैट शुड आपकी निगोशिएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। व्हेन यू सिटिंग ऑन द टेबल और अपने आप को आप जब प्रेजेंट करें एम्प्लॉयर के सामने, जब इंटरव्यू हो रहा है इस प्रोसेस में, वो आपका टाइम होता है जिसमें आप एक अपने आप को प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करके अपनी सैलरी अपनी डिमांड के हिसाब से बता सकते हैं। और प्रॉब्ली अगर आपका इम्पैक्ट उन पे अच्छा जाता है तो दे कैन ऑलवेज कंसिडर, ऑफ कोर्स। तो ये कुछ नहीं है कि जी ज़्यादा लिख दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देखें बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, जब हम चेक करेंगे हम आपके एक्स एम्प्लॉयर से पूछेंगे और जब झूठ सामने आएगा तो फिर आपको पता ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी डिग्रियां जाली जमा करा देते हैं, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है, मुझे एक जहन में बात आई। और बहुत सी उनके जहन में होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस चेक नहीं करती हैं। तो क्या अगर डिग्री किसी की निकल भी आए और हमें उस फील्ड के लिए ठीक है उसकी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, उसका एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि यार शुरुआत ही इसने तो इतनी अच्छी की है, आगे क्या करेगा? देखिए पॉलिसीज़ होती हैं, हर कंपनी की अपनी एक HR पॉलिसी होती है, आपको उनके थ्रू एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। अगर हम इस तरह से नेग्लिजेंस दिखा दें और हम उसको केटर ना करें कि इन्होंने आपके साथ एक फ्रॉडरी, देखिए इट कम्स इनटू फ्रॉडरी। आप एक फेक डिग्री दे रहे हैं, इससे अच्छा आप बता दें आपने पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई नहीं है, क्योंकि हाँ। उसको रखना होगा तो रख लेगा। ठीक है, अगर आप समझ आ रहे होंगे, आपके स्किल्स उस सेट से मैच कर रहे होंगे तो शायद आपको वैसे ही रख लेंगे। मगर ये झूठ बोलने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि फ्रॉडरी की तरफ चला जाता है। और ऑब्वियसली जब आपका बैकग्राउंड चेक होगा तो आपकी डिग्रीज भी चेक होती हैं, सब कुछ होता है। तो इन तमाम मामलात में आप खुद आगे कैसे फेस करेंगे? हाँ, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। और एक बंदे ने ऐसा भी कर दिया था कि उसने मैट्रिक जो है वो आर्ट से किया और इंटर साइंस की जमा करा दी थी। तो ये तरह कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी ज़ैनब, तैयार हो गया? जी तैयार हो गया, ये देखें। अरे ये हमारा गार्लिक हनी विंग्स रेडी हो गए। थोड़ा सा हनी बचा है, ये भी थोड़ा सा इस पे डाल दें जो बचा। नहीं, बल्कि मीठा हो जाएगा। नहीं डालें, मीठा नहीं डालें। जी जनाब। हाँ, ये देखें जी, बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो Ready गया हो है गया, जी। और बिल्कुल अब इसको खा के हम बताएंगे। बिल्कुल। ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? ये ड्रिंक मैं बना रही हूँ पीना कोलाडा। पीना कोलाडा, जी। अरे वाह। तो ये आप किस तरह बना रही हैं पीना मैं कोलाडा? ये मिल्क पैक से बना रही हूँ। ठीक है। और सबसे पहले मैं इसमें पाइनएप्पल ऐड करूँगी और डेसिकेटेड यहाँ पे मैंने कोकोनट रखा हुआ है। ये खूब अच्छे से डालेंगे ताकि टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। थोड़ा बचा भी दीजिएगा। ऊपर से आप स्प्रिंकल करके खाएंगे, पिएंगे, सॉरी। ओके जी, अब आ गया है मिल्क जी पैक। जनाब। तो मैं ये 100% खालिस गाय का दूध आला मेयार के डेयरी फार्म से हासिल किया जाता है। रमज़ान के लिए बेहतरीन, इस्तेमाल करें चाय
मीठा, शीर कोरमा और दीगर सहरी की जो डिशेस होती हैं इफ्तार की भी, उसमें भी आप मिल्क पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आप दबाएं, बटन नहीं चल रहा जी। जी ये मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू हो गया और नलके का भी हो गया, चल पड़ा भाई। आहा, जी तो ये तैयार हो हमारा गया? ये रेडी हो गया, बस इतना इसकी आसान garnishing होता है? करेंगे बिल्कुल। तो इसके चीजें लिए हमने प्रिपेयर की हुई थी ना तो इसके पहले लिए से, फिर सब हमने set आपको करके। आपको क्यों बुलाएंगे? तो मैं भी बना लूंगा। आए आप बनाएं। ये तो सत्तार भाई भी बना लेंगे। फर्क होगा, मेरे बनाने में हाथ का भी जायका होता है ना, टेस्ट होता है हाथ अच्छा का। वैसे ऐसा होता है कि हाथ का जायका होता बिल्कुल है? होता है, चीजें वही होती हैं, बट ये कि हाथ का जायका होता है सबके। पीना कोलाडा जो है वो तैयार हो गया। मैं इस जी। वजह से कह रहा था बचा दें कि थोड़ा सा खाने का दिल चाह रहा था। जी, जी, बचपन में आप हम ऐसे जो है ना, खोपरा खाते थे बड़ा, ऊपर बहुत से खाया भी हमने। उस पे अब ये थोड़ा सा क्यों नहीं, जैम आप हो आपको गया। खाना था। अब ये नहीं, फंस नहीं। गया, रुके मैं निकालूं। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर इस वक्त में फंस रही हैं। अब आप ही निकालें। मैं नहीं निकाला, मैं तो वैसे भी खाया हुआ है। चलिए, अब ये कोई देखें, आप हमारी कह रही थी कि मैं कर लूँगी, अब आप निकालें। वो अटक गया है ना, वो जैम हो गया उसका ट्रैफिक। ट्रैफिक जैम हो गया है भाई, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये चीज़ें फंस रही हैं हमारी, अब क्या करें? कोई हेल्प कर दे हमारी। ठीक है जी, मैं ट्राई करता हूँ। वैसे ये काम हमारे करते हैं सत्तार भाई, और ये पता नहीं उन्होंने शायद कुछ। आप आगे करें भाई, आप आए, आपका काम है। आ जाए, कोई बात नहीं, आप भी स्क्रीन शुक्र पर आए। आपसे भी नहीं निकला, वरना हाँ ये देखें जी, वो हो एक मिनट में निकाल दिया। जिसका काम हो ना वो ही कर सकता है। आपने बिला वजह फंसाया हुआ था इसको। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फंसा हुआ था ऑलरेडी। तो जी ये हमारा, हम इसके यहीं पे रख देते हैं थोड़ा सा सफाई सुथराई के साथ, ठीक है, ताकि ये किचन को साफ रखना भी बहुत जी हाँ, जरूरी है। और थोड़ा सा हम कोकोनट जो है ऐसी डाल देते हैं। और ये बन गया पीना कोलाडा। पीना कोलाडा बन गया। पीना कोलाडा बन गया जी, ज़बरदस्त सा। और अब हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। हमने खोपरा खा लिया ना, तो थोड़ा मैंने कहा चलो खा लो। बचपन याद आया था जब हम लोग किचन में जाते थे ना, तो इस तरह की चीज़ें हमें जब भी नज़र आती थी ना, हम खाते थे। तब हाथ पे ऐसे हाथ पड़ता था। अभी कुछ ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अब हम बड़े हो गए, वरना जब हम बचपन में इस तरह करते थे ना, तो बड़ा हमें डांट वाँट पड़ती थी। हमने शुरुआत में ही कहा था कि आज हम बात कर रहे हैं अशरा मग़फ़िरत के हवाले से, और मुफ्ती मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि मुसलमानों के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने ये जो अशरा है ये हमें दिया है कि जिसमें जो हम पूरे साल गुनाह करते हैं उसको माफ़ करवा सकते हैं। अशरा मग़फ़िरत के बारे में बयान फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि अल्लाह के महबूब और अल्लाह ने उन्हें रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा। शहरी भाई, सबसे पहली बात कि जैसे कि हम पहले बयान कर चुके हैं कि पहला शाह रहमत, दूसरा शाह मग़फ़िरत और तीसरा शाह दोज़ख से निजात का है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये मग़फ़िरत का शरा है, यानी ये 10 दिन जो ख़ताम के करीब हैं, तो अल्लाह ताला हर रात कई लाख कई हज़ारों गुनहगारों को बख्श रहा होता है जो जहन्नुम के करीब आ चुके होते हैं। और ये याद रखिए, मग़फ़िरत के माने क्या होते हैं? मग़फ़िरत के माने होते हैं ढाँप देना, छुपा देना, मिटा देना। यानी कि अल्लाह ताला जो बंदा मोमिन है उनके गुनाहों को छुपा देता है, ढाँप देता है या मिटा देता है। और फिर यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला जितने गुनाह होते हैं, कभी जब अल्लाह की रहमत जोश पर आती है तो उन गुनाहों का बदला ये होता है कि उनको नेकियों बनाकर वापस लौटा देता है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला कितना करीम है, मेरा रब कितना रहीम है कि इस मग़फ़िरत के अशरे में अल्लाह ख़ास करम फरमाता है उन गुनाहगारों पर जो जहन्नुम के करीब होते हैं। देखिए ना, मिसाल के तौर पे एक तो वो हैं जो नेकियां कर ही रहे हैं, नमाज़ी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, लेकिन इस महीने में जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, जो दीन पर अमल नहीं करते थे, जब वो अमल करना शुरू करते हैं तो अल्लाह को इतने प्यारे हो जाते हैं, इतने प्यारे हो जाते हैं कि जब वो एक आंसू बहाते हैं और उनका उस आंसू की मिकदार इतनी हो जितना मक्खी का सर होता है, अल्लाह उनके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। फिर असल बात जो मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, हुज़ूर फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल ला ज़म्बा लहू, कि जब एक बंदा अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करता है, तौबा करता है, तो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो, यानी नामा अमान में कोई गुनाह ही नहीं रहता। फिर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो अशरा है, इसका हर दिन हर लम्हा आपके लिए मग़फ़िरत का पैगाम ला रहा है, आपके गुनाहों को मिटा रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस महीने इस अशरे में इस्तग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा अल्लाह ताला बड़ा करीम है और अल्लाह ताला
आपकी छोटी सी नेकी पर अल्लाह आपको बख्श देता है। और बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मेरा रब है वो बड़ा गफूर रहीम है। और अगर हम प्यार की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हमारा रबी हमसे करता है। अभी हम मुसलमानों पर है कि हम इस ये जो हमारा अशरा चल रहा है, अशरा मग़फ़िरत, इसमें वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक भी दे कि ये हम काम कर पाएँ कि हम अपने रब को राज़ी कर पाएँ। गुनाह हम पूरे साल करते हैं, लेकिन ये जो महीना है ना, हम शुरू से ही इस बात के बारे में बात करते हैं कि महीना एक बड़ा ब्लेसिंग है और इसमें हम सबको चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाएँ। मोहसिन भाई, आपने इस्तग़फ़ार की बात की, तौबा और इस्तग़फ़ार में क्या कोई फ़र्क है? तौबा कहते हैं, तौबा के लफ्ज़ी माने अन्निदामा। निदामा के माने होते हैं इंसान जैसे अपनी गुनाहों पर या ख़ताओं पर नादिम हो जाए, उसे शर्म आ जाए। यानी कि एक बंदा ख़ता करता है, किसी झूठ बोला तो उसे शर्म आ जाए कि यार मैंने झूठ क्यों बोला था, और वो नादिम होकर अल्लाह से तौबा करे, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। इस्तिग़फ़ार एक टर्मिनोलॉजी है जिसे हम कहते हैं कि बंदा अल्लाह से हर लम्हे जो हुजूर की दुआ जो फरमाए कि तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, दिन में हुजूर अलैहिस्सलाम 100 मरतबा इस्तग़फ़ार की तलक़ीन फरमा रहे हैं। और इस्तग़फ़ार क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये दुआ है कि अल्लाह से आप अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ का भी विर्द करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये सही है या पूरा पढ़ना होगा? देखिए अफ़ज़ल व औला तो यही कि आप पूरा पढ़ें, लेकिन अगर कोई अस्तग़फ़िरुल्लाह भी करा तो उसे याद आ रहा है कि नहीं, मैं अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ, इतना भी काफ़ी कि वो अपने गुनाहों पर नादिम बार बार हो रहा है। लेकिन जो पूरा पढ़ेगा तो अफ़ज़ल आला यही है। अच्छा, इस्तग़फ़ार जो लोग करते हैं, क्या वो सिर्फ गुनाह माफ़ करने के लिए होते हैं या उसके और भी कुछ फ़ज़ाइल हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, अल्लाह फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अब आप एक बात सोचिए, अल्लाह आपको याद करे, आप अब अल्लाह से बार बार कह रहे हैं। अब एक माँ है, गलती हो जाए, माँ से जब बार बार कहते हैं अम्मी जान माफ़ कर देना, अम्मी जान माफ़ कर देना, एक दिन तो माँ को रहम आ जाता है ना। अल्लाह तो 70 गुनाहों से ज़्यादा प्यारा है। तो जब आप अल्लाह से बार बार ये माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ी जब तो मिल ही जाती है, लेकिन जब ज़्यादा रहम आ जाए तो माँ फिर तोहफ़ा भी देती है, माँ फिर चीज़ें भी देती है। तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही है, मेरा रब तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है ना, वो फिर बंदे पे करम फरमाता है, उस पर रहमत फरमाता है। यानी जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं अल्लाह उससे जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा देता है। अच्छा मोहसिन भाई, ज़ाहिर है बहुत से लोग जो होते हैं उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ होता। बिल्कुल पढ़ना चाहिए सबको, और उनको इतनी चीज़ों का नहीं पता होता है। अब ज़ाहिर है अशरा मग़फ़िरत चल रहा है, वो भी चाह रहे हैं हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए, तो क्या कौन सी दुआएं हैं जो कसरत से करनी चाहिए, या कौन सी कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी आसान सी हो वो करते रहें तो जो है उनका भी भला हो जाए? अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने शेरी भाई, लेकिन ये याद रखिएगा मेरे नबी ने फरमाया है कि जिसने पढ़ा अलिफ लाम मीम, अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। हुज़ूर फरमाते जिसने अलिफ पढ़ा, ये 3 हर्फ का सवाब नहीं मिलना, अलिफ पढ़ा 10 नेकियाँ, लाम पढ़ा 10 नेकियाँ, मीम पढ़ा 10 नेकियाँ। इस तरह 30 नेकियाँ आम महीने में मिलती हैं। अगर आप पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, जो आप पढ़ सकते हैं कुरान का वो पढ़ें, आपको नेकियाँ मिलेंगी। लेकिन कसरत से क्या करना है, याद रखिएगा, दुरूद शरीफ एक ऐसी अल्लाह ताला का अनमोल तोहफ़ा है। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आपको बड़ा अल्लाह सवाब अता फरमाता है। इसी तरीके से कुरान पाक की जो मुख्तसर छोटी छोटी आयतें, यानी कि सूरह फातिहा जिसे हम कहते हैं आयत शिफा भी कहते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, हम अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ये हर आम व ख़ास मुसलमान को आती है। आप सूरह फातिहा ही पढ़ लें। और फिर आखिरी बात, हुज़ूर फरमाते हैं जिसने कुल वल्लाहु अहद, ये अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये एक सूरह इखलास जो 3 मरतबा पढ़ लेगा ना, अल्लाह उसे पूरे कुरान का सवाब देगा। तो आप यही पढ़ लेंगे, जितनी मरतबा पढ़ेंगे अल्लाह आपको पूरे पूरे कुरान का सवाब फरमाएगा। और बेशक जी, ये सवाल मैंने इस वजह किया कि ज़ाहिर है जब 27वीं शब में इबादत हो रही होती है, लोग इबादत कर रहे होते हैं, तो मैंने बहुत से हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो इस बारे में बड़ा शर्मिंदा हो रहे होते हैं। शर्मिंदा होना ठीक है, पहले तो हर इंसान को चाहिए कि वो जितनी तालीमात ले सकता है ले, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपको जो आता है ना अपने रब को खुश करने के लिए, ज़ाहिर है सूरह फातिहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, ये तो ज़ाहिर हर मुसलमान को आनी चाहिए, इस पर तो कोई बात नहीं है कि ये भी नहीं आती होगी, तो इसी को पढ़ लिया करें। क्योंकि और नियत आपकी ये हो कि मेरा रब मुझे माफ़ कर रहा है, मेरा रब मेरी मग़फ़िरत करेगा, तो आप यकीन माने कि मैं इस सारे मेंबर बैठ के कोई बात नहीं कर सकता इस जगह पे बैठ के, लेकिन अगर आपकी नियत होगी तो ज़रूर अल्लाह ताला, क्योंकि बड़ा गफूर रहीम है, आपके गुनाहों को माफ़ करेगा और हमारे भी गुनाहों को माफ़ करेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर साहब जो इस वक्त में मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी जो फ़ीस है, क्या आप मुतमईन हैं, फ़ीस ठीक है?
नहीं देखें फीस बहुत ज़्यादा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार जब थे उन्होंने कैप कर दिया था कि 8.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी साल की फ़ीस। उस दौर में इतना ही था तकरीबन, उन्होंने 8.5 से 10 तक उन्होंने ले लिया था। लेकिन अभी तो 25 to 30 25 से 30 लाख रुपए एक साल की फ़ीस है मेडिकल कॉलेज की। तो तकरीबन 1.5 करोड़ में एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है। 1.5 करोड़ में? तो आप जब इतना लेके जाएंगे महंगाई तो करप्शन तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इतनी फीस देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? 1.5 करोड़ रुपए एक बच्चे को डॉक्टर बनने में लग रहा है जी आजकल जो है। तो और और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। हमने ये भी सुना है, अब मुझे नहीं पता कि आजकल क्या हालात है, कि जब ज़ाहिर डॉक्टर बनते हैं 5-6 साल की पढ़ाई पढ़ के एक तो पढ़ते हैं, शुरू में सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है जब तक आप कोई अच्छी सर्टिफिकेशन ना लो या कोई अच्छी डिग्री ना ले लो। सिंपल MBBS में इतनी सैलरी नहीं है, मैंने नहीं, सुना है। बिल्कुल नहीं। इसका बस सिर्फ उनको एडवांटेज है जो पाकिस्तान से MBBS करके बाहर चले जाते हैं, वो तो अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है 1.5 लाख रुपए अगर आप सैलरी किसी को 1 या 1.5 लाख रुपए सैलरी देने, जिसने 1.5 करोड़ रुपए में MBBS किया है, आप उसको 1.5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो वो कैसे गुजारा करेगा? तो फिर अगर पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमारे बच्चे जाके बाहर सर्व कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए हैं जी। सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है कि जैसे PIA में स्केल अलग है, इसी तरीके से डॉक्टर्स का स्केल भी अलग होना चाहिए। आप ये देखें कि एक टीचर जो है MA करने के बाद उसका भी ग्रेड 17 होता है, और एक डॉक्टर जो इतनी मेहनत करके इस स्टेज पे पहुंचा है 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके, उसका स्केल भी 17 से शुरू होता है। तो टीचर का और डॉक्टर का स्केल एक ही है, उनकी सैलरी एक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बड़ा तकलीफ़ देते हैं, कल एक हमारे बड़े करीबी दोस्त भी हैं और ज़ाहिर वकील भी हैं, वो कस्टम कलेक्टर भी रहे, फिर उन्होंने जल्दी अर्ली रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने बताया कि जी जो हमारे यहाँ तालीम और सेहत का बजट है वो भी बहुत कम है, वो भी बहुत कम है, और जो है वो भी प्रॉपर नहीं लगता। असल में ये तो एक बड़ी मुतनाज़ सी बात है, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन ये है कि बजट बहुत है, इतना बजट है कि इसके अंदर आराम से हेल्थ के तमाम चीज़ें रिकवर हो सकती हैं। अफसोस ये है कि लगता नहीं है, कहीं और जाता है बस। ये ज़ाहिर है, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैंने कहा इतना क्या मैं डेप में पूछूं, ज़ाहिर शरीफ से आदमी है ये, तो दूसरे मसाइल होते हैं, हमारा तो काम ही यही है इस तरह के सवाल करते रहना। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये हुकूमत को बिल्कुल सोचनी चाहिए कि जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली 1.5 करोड़ बहुत ज़्यादा है। और फिर वही होता है कि वही लोग डॉक्टर बनते हैं कि जिनकी सोच ये होती है कि ठीक है जी हम यहाँ बनेंगे, हमारी बाहर जो है वो सेटिंग अच्छी है, हम निकल जाएंगे और बाहर जाके अर्न कर लेंगे। लेकिन हमारा टैलेंट है पाकिस्तान का, वो हमें अगर सर्व नहीं कर रहा तो ये एक बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन वहाँ वो भी जो है वो अपनी जगह सही होते हैं कि इतना पढ़ने के बाद अगर उन्हें इतने कम पैसे मिल रहे हैं तो फिर वो कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा फातिमा, जब किसी की भी जॉब लगती है, ज़ाहिर 3 महीने तो उसका एक पहले पीरियड चल रहा होता है, प्रोबेशन पीरियड चलता है, उसके बाद परमानेंट होता है। ये जो इंक्रीमेंट्स होते हैं ये किन चीज़ों को देख के होते हैं, ये ज़रा हमें बताएं, और बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे हैं। इंक्रीमेंट क्या चीज़ें होती हैं जो आप ये काम करो तो इंक्रीमेंट होगा? अच्छा, मैं आपको पहले पूरी बात समझाती हूँ। होता क्या है कि हमारे यहाँ अभी भी इन चीज़ों को ना इस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता। आई डोंट नो कि ये कहना कंट्रोवर्शियल ना हो, मगर एक सेठिया निज़ाम जो है वो आज भी हमारे यहाँ बिल्ट इन है, चल रहा है, और उसमें तब्दीली आने की सबसे पहले ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, जब ये बात कर रहे थे तो मैं उससे रिलेट करके एक बात बोल सकती हूँ कि हमारे यहाँ मार्केट कंपैटिटिव सैलरीज तो दी ही नहीं जाती। एक नॉर्मल अदना इंसान को ये पता ही नहीं है कि लेबर लॉ क्या है और आपके मिनिमम वेजेस क्या होते हैं, पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह क्योंकि लोगों को पता है कि हमें पॉलिसीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है, हमें लेबर लॉ के बारे में नहीं पता, हमें कंप्लाइंस के बारे में नहीं पता, हमें लीगली लेबर लॉ किस तरह से हेल्प आउट करता है, इसके कोर्ट्स भी मौजूद हैं, हम कभी जाकर डरते हैं। ऑब्वियसली हम उस तरह के लोग हैं कि हम खौफ से ज़्यादा डरते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा कंपनीज़ और जो आपके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उठाते हैं। तो जहाँ तक अप्रेज़ल की बात है, ये हर कंपनी आपको उस तरह से अप्रेज़ल देती भी नहीं है। अप्रेज़ल देने का फिर उनका भी तरीक़ेकार होता है जिसमें आपकी अटेंडेंस भी आ जाती है, आपकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी आ जाती है, फिर आपके मैनेजर से आपकी एक रिपोर्टिंग लाइन सही चल रही है। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए वो आपको फिर अप्रेज़ल्स देते ज़रूर हैं, मगर हर कोई नहीं। अप्रेज़ल आपका लगता है, और उसके लिए ये कुछ अलग ही काम करके दिखाएं आप, तभी आपकी जो है वह इंक्रीमेंट होगा, वरना फिर नहीं होगा। सहरी का दस्तरखान आप देख रहे हैं इस वक्त जी लगा हुआ है, और इन्होंने जो बनाया था, क्या बनाया था बताओ, तुम नाम बड़े मुश्किल लगती हो। हनी विंग्स, गार्लिक हनी विंग्स जो है वो बड़े मज़े के थे, मैंने खाए। लेकिन अब मेहमानों से पूछेंगे। मोहसिन भाई आप बताएं। था मीठा मीठा लेकिन टेस्टी था। था मीठा मीठा था थोड़ा, हाँ लेकिन टेस्टी था। हनी नहीं डाला करो, उसमें चिली सॉस डाल दिया करो तो फिर अच्छा हो जाएगा। ओके। आप बताएं डॉक्टर साहब कैसा लगा? नहीं, बहुत टेस्टी था। पक्की बात है। बहुत अच्छा था।
कोई इसमें तेल वेल ज़्यादा तो नहीं था, खा के कोई मसला हो हमें? नहीं, बहुत वैसे आप हैं डॉक्टर साहब, फूडी हैं आप, हाँ, शौकीन है खाने का? बहुत बहुत। अच्छा, हमें अभी मना कर रहे थे आप कि नहीं कोलेस्ट्रॉल नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, खुद आप कह रहे हैं आप फूडी हैं। देखिए मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उस पर सबसे अच्छी वीडियो चली ये कि हार्ट पेशेंट क्या खाएं और क्या ना खाएं। मैंने कहा हर चीज़ खाएं, थोड़ा मॉडिफाई कर लें। पाए खाएं, नली छोड़ दें। ओके, अगर नली नहीं डालेंगे आप डेली पाए खाएं। शोरबा खा लें सर। नहीं, जो उसके जेल जो होती है नली के हाँ, वो जो ठक ठक करके मार के निकालते हैं। हाँ, वो नहीं रहे, क्योंकि जो मुख होता है या नली होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। बाकी जो पाए हैं वो तो जेल ही है, जेल है, वो आप डेली खा सकते हैं। इस तरीके से आप निहारी भी खाएं, लेकिन क्या करेंगे कि चर्बी के बजाय ऑयल के अंदर बनाएंगे। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करने चीज़ों को, टेस्ट अपना जो है वो ले, टेस्ट लेना चाहिए। टेस्ट लेना चाहिए। घी की जगह, चर्बी की जगह ऑयल यूज़ करें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह गोश्त यूज़ करें तो बिल्कुल चर्बी फैट हटा के साफ़ सुथरा गोश्त है। तो इस तरह आप खाने को मॉडिफाई, तो अपनी मर्ज़ी का हर खाना। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि पेशेंट बेचारा रोता हुआ आता है कि घर वाले उबली हुई सब्जियाँ खिला रहे होते हैं, तो वो कहते हैं मुझे भूख ही नहीं लगती, जैसे कैसे उबली हुई सब्जियाँ खाते हैं। आप ऑयल हर चीज़ खाएँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डॉक्टर साहब, पुराने ज़माने के ज़्यादा होते थे, अब थोड़ा नहीं होते, बोलते हैं डॉक्टरों का तो काम ही बोलना है, सब खाओ सब खाओ, ऐसे होते थे। नानी दादियाँ ऐसी कहा करती थी, भाई डॉक्टरों के पास मत जाओ, उनका काम ही यही होता है, हर चीज़ को मना करते घर हैं। के अंदर ही टोटली। पेशेंट बहुत खुश होते हैं अगर हम किसी चीज़ को मना करें कि ये नहीं खाना है, तो वो खुश चाहते होते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर ने तवज्जो दी है। सब खाओ का मतलब ये है कि बस उन्होंने कहा पकटाया वो कि कहते हैं डॉक्टरों का तो काम ही यही है कि कुछ मत खाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी नानी दादियाँ कहा खास करती तौर थी। पे मैं इस मौके का फ़ायदा उठा के एक बात कहता हूँ कि नमक नॉर्मल खाएं। जब डॉक्टर कहते हैं कि नमक कम खाएं तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट नमक बंद कर देते हैं। कुछ ही दिन के बाद उनके पाँव में दर्द होना शुरू होता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो आज का ख़ास तौर पे मैसेज ये है कि जो घर में खाना बनता है, जो हंडिया बनती है, उसमें नॉर्मल नमक खाएं। एक्स्ट्रा नमक का मतलब ये है कि चिप्स ना खाएं, नीमको ना खाएं, पकोड़े ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, लेकिन जो घर में खाना बनता है उसमें नमक कम ना करें। रमज़ानों में खा लें पकौड़े। एक डॉक्टर साहब भी ऐसा मशवरा देंगे, और आप इतना नमक क्यों डालती हैं भाई? किस चीज़ में नमक लगा आपको तेज? अब चीज़ों में नमक होता है किसी चीज़ में आपकी। कोई नमक तेज सारे नहीं, इल्जाम इन पे डाल दो। बैलेंस होता है मीठा नमक। था। फातिमा आप आज तो बताएं मीठा था। कैसा लगा आपको, ये तो बताएं पहले। गार्लिक का टेस्ट उसके साथ जो ब्लेंड होके आया वो बहुत अच्छा था। सही था, सही बनाया उन्होंने। बेसिकली चपाती से खाने वाले हैं, राइस के साथ खाने वाले तो हैं। राइस क्यों नहीं नहीं बनाया एक्चुअली ये आपने? वैसे भी खाया क्योंकि जा सकता है, चपाती बस आ थोड़े गई से थी। हाथ स्टिकी होंगे मगर हाँ, हाँ, exactly। तजुर्बा आज है। वो होंगे और फिर वो आप पहुंच लें जहाँ से आपको जगह मिल रही है, टिश्यू नहीं मिल रहा, जैसे शादियों में जाते थे ना तो वो कुछ नहीं होता तो नीचे से पहुंच लेते थे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, पहुंच सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा बचपन पे भी हम चलते हैं। अच्छा, फातिमा के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये मैं इनको बचपन से ही जानता हूँ, क्योंकि मेरे स्कूल में थी, मुझसे 2 साल 3 साल जूनियर थी ये, और बचपन से मैं जानता हूँ। तो वैसे फातिमा कितनी बचपन में शरारती थी, अब रिकॉल कराएं मुझे, तो मैं भूल गया, पुरानी हो गई बात। आई थिंक दोनों ही काफी शरारती रहे हैं। मैं तो हर हम लिहाज लोग से फ्रेंड्स और शरारती अब था। अभी भी सेम है दोनों। आप तो बिल्कुल नहीं है, आप तो बिल्कुल मासूम सी हैं। वैसे कुछ याद है बचपन की अपनी शरारतें, या आप सब भूल गई हैं? अब नहीं, आप नहीं, क्यों? HR प्रोफेशनल हो गई तो आप कहती हैं नहीं, रूल्स एंड शरारती तो मैं रेगुलेशन। आज भी हूँ, यू नो इट। तो शरारतें अभी भी चल रही हैं? हाँ, मतलब ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, खुश रहने के लिए, पॉजिटिव माइंड के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत बचपना रहना चाहिए। तो अभी भी आप क्या लोगों के घर की बैल बजा के भाग जाती हैं? भाई शरारतें यही होती हैं हमारी। तो मैंने कभी किसी की बैल आप तो अभी हो नहीं सकता है आपके पड़ोसी सुन रहे हो, वो बोले आप बैलें बजा के अभी यही भाग नहीं, रही हैं। पड़ोसी ऐसा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ऐसा नहीं किया है। नहीं हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज तो ये बचपन होता है, और इनको बचपन से मैं जानता था, और इनको हम बचपन से नहीं जानते, लेकिन हमें इनका पूरा बचपन पता है। इनका पूरा बचपन मुझे पता है, बताऊं मैं? नहीं, हाँ, खुद ही देखे, इन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर साहब आप कितने शरारती थे या नहीं थे? नहीं, बचपन में देखें वो तो बचपन ही क्या है जिसमें शरारत हाँ, नहीं। क्या सही बात है। बात है। तो हर आदमी होना चाहिए बचपन जो इवन मैं देख रहा होता हूँ कि जो एनिमल्स की वीडियोस होती हैं, आप मंकी के बच्चे को देखें वो किस तरह हरकतें कर रहे क्या होते प्यार आता है ना उस पर। क्यूट लगता है। सीरियसली। हैं। तो बिल्ली के बच्चे, यानी कि जितने भी बच्चे होते हैं वो सब शरारतें कर रहे होते हैं। इवन शेर के बच्चे भी शरारत कर रहे होते हैं। तो ये इंसान के नेचर में शामिल। जो शरारत नहीं करता है इसका मतलब वो डल है। नहीं, तो आप अपनी शरारतें बताएं, ये तो आपने एक शरारत पे लेक्चर दे दिया मुझे। शरारतें बताएं आप अपनी। आज आप इतने लोगों को पढ़ाते हैं, लोग कहते होंगे अरे डॉक्टर साहब आ गए, सीधो के बैठ जाओ जी, डॉक्टर इनाम दानिश साहब आ गए। तो डॉक्टर इनाम दानिश बचपन में कैसे थे खुद? देखिए, एक शरारत मैं बताता हूँ बड़ी मज़े की, कि शबरात में ये होता था कि भाई रात को लोग जो है कब्रिस्तान जाते हैं, तो कुछ लोग चारपाई डाल के बाहर सो रहे होते थे। तो हम ये करते थे, उनको उठा के उस जगह से और बहुत दूर छोड़ के आ जाते थे। अरे
तो उस वक्त तो आप थोड़े बड़े होंगे क्योंकि आपने जान होगी उठ कैसे जाते थे? और भी तो साथ होते थे ना बच्चे, साथ सारे मिलके। बच्चे तो कारनामा हाँ, करते थे। बच्चे उठा के चारपाई उठाए, उसके दूर छोड़ के आ गए, वो सुबह उठ के देखता होगा मैं कहाँ पे हूँ। ये है ना। ये देखें भाई, सबकी शरारतें हैं। फातिमा की तो हमें पता है और जैनब की तो हमें अभी भी पता चल रही हैं, जो जैनब शरारतें कर रहे हैं। और अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो ये बात देख भी रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ने भी खूब शरारतें की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम और, क्योंकि ब्लड प्रेशर के हवाले से बात भी हो रही थी, कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी फ्लैक्चुएट करता है। इस तरह होता है कि अभी चेक करेंगे तो 150, 100 इस तरह, और थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो नॉर्मल। ये विद इन अ सेकेंड किस तरह फ्लैक्चुएट हो जाता है? देखिए, इसे एपिसोडिक हाइपरटेंशन कहते हैं या पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन कहते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई, उनका ब्लड प्रेशर 200/120 था। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। कहने लगे डॉक्टर साहब पहले आप मेरी थोड़ी सी स्टोरी सुन लें। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी अपने घर की कहानी सुनाई, रोना शुरू किया। कहने लगी अब मेरा बीपी आप चेक करें दोबारा, बिल्कुल नॉर्मल था। तो ये टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से ऐसा होता है आमतौर पे। और इसका ट्रीटमेंट हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं देते हैं, बल्कि डिप्रेशन की मेडिसिन देते हैं कि डिप्रेशन उनका कम हो। कि डिप्रेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि गलत इंजेक्शन लग गया और उसकी वजह से जो है वो अमवात हो जाती हैं। तो ये गलत इंजेक्शन कैसे लग जाता है? क्या डॉक्टर उस वक्त जो है वो किसी और खुमार में होता है? रीज़न क्या होता है? नहीं, असल में क्या है कि कुछ लोगों को एलर्जी होती है और वो अनप्रेडिक्टेबल है, लाखों में किसी एक को होगी। एलर्जी की वजह से डेथ के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास प्रिकॉशंस हों कि अगर कोई क्लिनिक पे इंजेक्शन लगा रहा है तो उसको मालूम हो कि ये रिएक्शन होगा, तो मैं इससे निपटने के लिए, काउंटर करने के लिए ये मेरे पास अरेंजमेंट। तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्लिनिक्स पे वो अरेंजमेंट नहीं होता है। ये चीज़ें अमूमन हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, तो इसको काउंटर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्लिनिक्स पे अमूमन ये फैसिलिटी नहीं होती है। अगर एलर्जी हो जाए तो उसका आमतौर पर डेथ हो जाती है। अच्छा, तो ये वैसे डॉक्टर्स को भी क्या पूछते हैं डॉक्टर कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, या वो नहीं पता होता? नहीं पता इंजेक्शन लगने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वो डॉक्टर पहले से कई यानी कि हज़ारों लोगों को इंजेक्शन लगा चुका होता है। तो उसको वो तो काफ़ी ट्रस्ट होता है उसका। वो तो अचानक ही किसी को एलर्जी होती है और उससे ही होता है। तो हो सकती है जैसे कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन से को काउंटर करने के लिए अरेंजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बड़ी अक्सर हम सुनते हैं जी गलत इंजेक्शन लग गया, गलत इंजेक्शन लग गया। तो वो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कुछ लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हॉस्पिटल खोल लिए जाते हैं। ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि जो हॉस्पिटल्स खोलते हैं उनके जो ओनर्स होते हैं वो लाजमी नहीं है कि वो डॉक्टर हो, ऐसा ही है। तो वो कितने ज़रूरी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। और हम आज बात कर रहे हैं अशरा मग़फ़िरत के हवाले से। मोहसिन भाई, अगर कोई शख्स अपने गुनाहों की तौबा करता है सच्चे दिल से, लेकिन फिर उसके बाद शैतान उसको बरगलाता है, फिर वो उन्हीं कामों में लग जाता है, ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म है? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह फरमाता, ए इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान के बराबर पहुँच जाएँ, यानी इतने गुनाह कर ले कि ज़मीन और आसमान का खिला भर जाए, और तू मुझे सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह फरमाता है मैं फिर भी तेरे गुनाह माफ़ फरमा दूँगा। अब ज़रा गौर कीजिए कि एक बंदा इतने गुनाह कर ले फिर भी रब उसको माफ़ फरमा रहा है। फिर ये आपने बात कही ना कि एक बंदा तौबा करता है फिर उससे गुनाह हो जाता है, तो कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह से पक्की तौबा करो। लेकिन अगर फिर भी दानिस्ता तो गुनाह हो जाता है तो अल्लाह का दर बंद नहीं होता। याद रखिए, जब तक मौत सामने से बंदा ना देख ले तौबा का दर खुला हुआ है, लेकिन उसको हैबिट ना बनाए, हाँ उसको हैबिट ना बनाए, इरादतन मुसम्मर और अमलन वो करके दिखाए। हाँ फिर खुदा ना खास्ता उससे नाश्ता तौर पर गुनाह हो गया फिर तौबा कर, लेकिन आदत बनाएगा तो अल्लाह दिलों का हाल जानता है। बिल्कुल जी, ये ना हो कि कोई बंदा कहे कि ठीक है मैं गुनाह कर लूँगा, फिर माफ़ी मांग लूँगा, फिर कुछ दिन के लिए उसका जो है ईमान जागेगा, फिर वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने तौर पे पूरी कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ना करे अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ज़ाहिर है जब तक आपकी मौत नहीं आई है तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। अच्छा मोहसिन भाई, हमने सुना है जो गुनहगार बंदे होते हैं वो अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाते हैं। एक जगह हम बात सुनते हैं कि भाई ज़ाहिर है, और ये हकीकत है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, फिर ये बात भी हम सुनते हैं कि जो गुनहगार बंदे होता है वो अल्लाह की नेमतों से महरूम हो जाता है। तो किन नेमतों से महरूम होता है? देखिए, मिसाल के तौर पे आपने अक्सर सुना होगा कि, और ये हदीस भी है कि शब कदर जो है, जो अब इंशाल्लाह आते हैं हमारी रातों में, तो अल्लाह ताला की रहमत बड़ी वसी हो जाती है इन रातों में। लेकिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को, जो कि अल्लाह ताला सबको माफ़ करता, जिन अशख़ास को तब भी माफ़ नहीं फरमाता उनके गुनाह के सबब। पहला कौन है? माँ बाप का नाफरमान, अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं फरमाता। दूसरा कौन है? क़ता ताल्लुक़ करने वाला, यानी कि रिश्तेदारों के साथ
बिला वजह वो कतई ताल्लुक़ करे, ऐसा शख्स के बारे में फरमाया। इसी तरीके से तीसरा शख्स है जो सूदखोर है। तो कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी बिना पर अल्लाह ताला की नज़र रहमत हट जाती है, जब तक कि वो सही तौर पे इसको तौबा ना कर ले और समय में तौबा ना कर ले, अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाता। अच्छा, आपने कहा रिश्तेदारों से, लेकिन बिला वजह अगर कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कभी अब ज़ाहिर खानदानों के कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं कि रिश्तेदार भी तंग कर रहे होते हैं। अल्लाह ना करे मेरा कोई नहीं कर रहा, लेकिन वैसे एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, लोग गलत समझ लेते हैं। तो अगर रिश्तेदार कोई आपके साथ इस तरह का रवैया कर रहा है तो फिर उससे दूर हो जाना ठीक है? देखिए, पहली बात तो हुज़ूर ने फरमाया मुसलमान 3 दिन से ज़्यादा दूसरे मुसलमान से नाराज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे आप सलाम में पहल कर दें, उसके बाद वो आपसे जवाब दे या ना दे, आप भी से ज़्यादा फरमाया गया ना कि जाहिलों के साथ दे कालू सलामा, उन्हें सलाम कर लो, उसके बाद फिर से ताल्लुक़ नहीं कि लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इसके साथ ज़्यादा ताल्लुक़ बढ़ाने से मुझे ज़र पहुँच सकता है या मेरे मामलात में खराबी पड़ सकती है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप सलाम या सिर्फ बातचीत के हद तक बात रख लें, उससे ज़्यादा ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा मोहसिन भाई, क्या जो दुआ होती है वो भी रहमत के दरवाजे खोलती है इंसान के? अल्लाह दुआ मुखल इबादत, दुआ इबादत का मक़सद, और दुआ हुज़ूर फरमाते हैं कि तकदीर को सिवाय दुआ की कोई शय नहीं बदल सकती। अगर आज आप चाहते हैं कि आप कहते हैं ना कि यार मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ, तो याद रखिए औलिया अल्लाह जो होते हैं, अल्लाह के नेक वली, जब किसी गुनाहगार पर करम फरमाते हैं। अब मैं अगर एक मिनट में बता दूँ, हज़रत सीरी सख्त रहमतुल्लाह अल्लाह के एक बहुत बड़े वली थे, रास्ते से गुजरे तो देखा एक बंदा वो नशे की हालत में अल्लाह का पाक नाम ले रहा था, सुभान अल्लाह पढ़ रहा था। तो आपने उसका अपना रुमाल निकाला, उसको चेहरे को साफ़ किया, उसके लिए दुआ दी, या अल्लाह इसको हिदायत दे। अब रात जब होती है, अल्लाह के वली जब जाते हैं वो तहज्जुद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ते हैं, रात को तहज्जुद की नमाज़, जैसे आमतौर पर आप जो, तो जब गए तो पहले से एक बंदा वो सफ़ेद लिबास में अल्लाह के यहाँ सजदे में गिरा के रो रहा है। फरमाया या अल्लाह पहले कभी रात में तहज्जुद में देखा नहीं ऐसा ही बंदा के रोए। तो फरमाया जब वो दुआ करे वापस मस्जिद से लौटे, तहज्जुद नमाज़ पढ़ के हुजरे में लेटे थे, निदा आई, इसकी शक्ति तूने हमारी खातिर इसके लिए दुआ की, तूने हमारी खातिर इसके मुंह के साफ़ किया था, हमने तेरी खातिर इसके दिल को साफ़ कर दिया। हाँ, सुभान अल्लाह, बिल्कुल जी। ज़ाहिर है जब भी हम इस तरह की बातें सुनते हैं तो हमें अपने अंदर भी एक ज़ाहिर शर्मिंदगी होने लगती है। ज़ाहिर इंसान है, ख़ता का पुतला है, लेकिन हमें यही चाहिए कि कोशिश करें कि जो रमज़ान मुबारक का महीना होता है ना, ये हर अशरा जो है ना, ये हमारे लिए किसी रहमत से कम नहीं होता है। इसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने बंदों को कि आओ, मांगो मांगो मांगो, और अगर हम फिर भी पीछे रह जाए ना तो फिर हमसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, कोई क्या बोलें जी। डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आता है और उसके बाद एंजियोप्लास्टी की तरफ जाते हैं, इसमें ख़र्चा कितना आता है? देखें, क्योंकि ख़र्चा ज़्यादा है। एक तो ये कि हार्ट अटैक अनप्रेडिक्टेबल होता है कि कितना खर्च होगा, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा है तो तकरीबन 5 लाख रुपए, 5 से 6 लाख रुपए खर्च होते हैं। और अगर खुदा ना तक कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसे आईसीयू या सीसीयू में स्टे करना पड़ जाए, तो और ज़्यादा खर्च होता है। आम तौर पे किसी के पास भी इतने पैसे घर पे नहीं रखे हुए होते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। तो स्टेट का ये काम है। दुनिया में दो आजकल ट्रेंड है, या तो अमेरिकन सिस्टम में कि इंश्योरेंस होती है, या ब्रिटिश सिस्टम में कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है। तो किसी के पास भी घर पे इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके ये ट्रीटमेंट ले सके। तो एक तो गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कार्डियक हॉस्पिटल है जहाँ पे अर्जेंट एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी हो, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा आपके पास होता है। अगर 1.5 घंटे में एंजियोप्लास्टी नहीं होती है तो हार्ट डैमेज हो जाएगा, तो फिर इतना फ़ायदा नहीं होगा। सबसे ज़्यादा डेथ पहले 1 घंटे के अंदर होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके पेन फ्री हो तो हॉस्पिटल पहुँचें। और जो कुछ किया जा सकता है वो है हेल्थ कार्ड। बाकी तमाम तीनों सूबों के अंदर हेल्थ कार्ड है, 10 लाख रुपए तक लिमिट होती है। तो वो लोग कहीं पे भी अपने घर के करीब तरीन जाएंगे, अटैक का अपना ट्रीटमेंट करा लेंगे। लेकिन ये सिंध में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे या तो गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हॉस्पिटल बनाए या फिर हेल्थ कार्ड इशू करे। अच्छा, हॉस्पिटल के बिल्स पे भी अगर हम आपसे थोड़ी बात करें कि अक्सर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि इतने ज़्यादा बिल बन जाते हैं कि बंदा कहता है कि भाई फिर तो जाओ नहीं इन हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर साहब, ये थोड़ी बात अब आप बताना चाहें तो बताइएगा कि डॉक्टर साहब क्या ये डेलिबरेटली हो रहा होता है कि बिला वजह पता है इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये टेस्ट भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये ड्रिप भी लगा लो, ये इंजेक्शन भी लगा लो, तो कुछ डेलिबरेटली हो रहा होता है सब? नहीं, देखें, मेरा तकरीबन 25-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैं हल्फिया कहता हूँ कि आज तक कभी किसी हॉस्पिटल ने, किसी ऑनर ने ये नहीं कहा कि आप एक्स्ट्रा टेस्ट कराएं या पेशेंट का
जो स्टे प्रोलॉन्ग कर दें, ऐसा नहीं होता है। तो ये बातें फिर क्यों होती है डॉक्टर साहब? ये जो इतने इतने बिल बन जाते हैं 25-25 लाख 35-35 लाख, ये क्या है ये कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि पेशेंट की डिजीज़ इतनी ज़्यादा सीवियर होती है। आमतौर पे हमारे यहाँ लोग हॉस्पिटल कब लेके आते हैं? जब बहुत सारे क्लिनिक से धक्के खा के केस ख़राब करने के बाद हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ पे स्टे होता है, वहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट तो पूरी दुनिया में महंगा है, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस पे कर रही है या गवर्नमेंट पे कर रही है। यहाँ लोगों को खुद पे करना पड़ता है, इसलिए लोगों को महंगा लगता है ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सवाल क्योंकि अक्सर लोग कर रहे होते हैं, लोग वीडियोस भी डाल रहे होते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा ये भी बता दीजिएगा, मेल प्रैक्टिस होती है? बहुत कम, बहुत ही कम लेकिन होती है। होती है। हर फील्ड के अंदर लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम। आम तौर पे हॉस्पिटल का चेक एंड बैलेंस होता है और वो मेल प्रैक्टिस होने नहीं देता है। ठीक है फातिमा, अब हमने सुना है कि लोग, सुना क्या है जो हो रहा है, लोग नया बिजनेस भी शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं। इसमें आप क्या समझती हैं कि कितना ज़रूरी होता है एचआर का रोल? नए बिजनेस करने वालों के लिए क्या मशवरे होते हैं? स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं आप? स्टार्टअप्स की। एचआर फंक्शन सेट करता है आपका पूरा, आपका कंप्लायंस, आपकी ग्रोथ, आपकी वेलबींग। तो अगर आप इनिशियली स्टेज से एचआर को अपने साथ एसोसिएट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज़ को कैरी फॉरवर्ड करना, अपने एम्प्लॉयज़ को उसी के साथ इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल है, और ज़रूरी भी है कि हम इस चीज़ को अब ये समझें कि एचआर सिर्फ अब ऑन बोर्डिंग प्रोसेस या रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, वो एक पूरा सेटअप है। इट्स आप समझे एचआर जो है वो आपकी एडवोकेसी करता है, आपके लिए है वो, और आपके साथ उनका एक ह्यूमन टू ह्यूमन, एक पीपल फ्रेंडली रिलेशनशिप बनना भी उतना ही ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का एक ब्रिज बन जाते हो। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। जो लोग भी ज़ाहिर अभी नया बिजनेस अपना स्टार्टअप लगा रहे हैं, जो भी शुरू कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखें अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस आगे अच्छा चलता रहे। फातिमा, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? बस यही है कि मैं अगर पर्सनली बोलूँ, ये थोड़ा सा मेरे फील्ड से हटकर है। नहीं, मैसेज तो आप कोई भी दे सकते हैं। बिल्कुल। आई थिंक जो दो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा हमेशा कोशिश करती हूँ, खुद भी करूँ और मैं लोगों को भी कहती हूँ करने के लिए, एक है जानवरों के साथ अच्छे से पेश आएँ प्लीज़, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम उन्हीं के साथ बहुत बदसलूकी से पेश आते हैं, और आई थिंक ये बहुत गलत चीज़ है। और दूसरा ये है कि मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी सैलरी में से एक पोर्शन हर महीने अलग करके किसी के काम आ सकें तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देखने वालों को? मैं कहता हूँ देखिए, ज़िंदगी बहुत प्रीशियस है, बहुत ही कीमती है, लेकिन हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा गुर्बत है कि लोग प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं। तो जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको ये चाहिए कि वो अपनी चैरिटी खर्च करें हॉस्पिटल्स के लिए, और ख़ासतौर पे ऐसे पेशेंट्स के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा है कि 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, आप 5 लाख रुपए खर्च करके एक फैमिली को बचा सकते हैं, एक ख़ानदान बचा सकते हैं, एक जान बचा सकते हैं। तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको अपना पैसा कहाँ पे खर्च करना है। तो मेरा ख्याल है कि लोगों की हेल्थ के ऊपर और उनकी ज़िंदगी बचाने पे पैसा खर्च करना चाहिए। बिल्कुल। मोहसिन भाई, बात हो रही है अशरा मग़फ़िरत पे, आज बात हो रही थी, ज़ाहिर है आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन कोई पैगाम अशरा मग़फ़िरत के हवाले से हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए इस अशरे के अंदर आप कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें और इस्तग़फ़ार कीजिए, क्योंकि याद रखिए पता नहीं कौन सा लम्हा हो मेरा रब को आपकी वादा पसंद आ जाए और आपकी मग़फ़िरत हो जाए। बिल्कुल जी, और कौन सा वाकई में लम्हा हो ये हमें नहीं पता होता, तो हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में वो बड़ी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र होती है आप पे, वैसे तो हर वक्त ही होती है, शहर से ज़्यादा करीब है, लेकिन उस वक्त ज़रा ख़ास नज़र में होते हैं। तो अगर आप क्लिक कर गए ना, तो मैंने आपकी ज़बान में समझाया, अगर आप क्लिक कर गए तो आपका बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी निशिस्त पे आए, आप दोनों अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाए। हमारी निशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।